तो दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। दो प्रकार की वेलोसिटी के बारे में बताया था तथा साथ में यह बताया था कि ये जो दोनों ही जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर होती है, वेव पैकेट के ऊपर डिपेंड करती है। और वेव पैकेट क्या होता है, एक तरंग पैकेट या फिर वेव पैकेट एक ऐसा पैकेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी गतिमान कण से रिलेटेड तरंगों का एक समूह होता है। उस तरंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। उस वेव पैकेट के अंदर आप देख रहे हो कोई भी गतिमान कण जो है वो अपने में से क्या कर रहा है, तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है वो कभी भी एक सिंगल वेव के रूप में अपने में से किसी भी एक तरंग को उत्सर्जित नहीं करता। उसमें क्या होता है, तरंगों का एक समूह उत्सर्जित होता है, या एक सिंगल वेव उत्पन्न होकर बहुत सारी संख्या के या बहुत अधिक की संख्या के अंदर क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती है। तो उन सब तरंगों को अगर हम मिला लेते हैं या उनका एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो ग्रुप जो होता है उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, वेव पैकेट बोला जाता है। साथ में हमने जो निकाला था का रिलेशन वो क्या निकाला था, म्यू इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये बताया था कि जो आइंस्टीन का सिद्धांत है उस आइंस्टीन के सिद्धांत या आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार कभी भी एक सिंगल वेव जो होती है उसका वेग जो है वो क्या नहीं हो सकता, प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता, या किसी भी पदार्थ का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता। परंतु यहाँ पे हमें मिला था u इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेव तो आगे निकल जाती है और पार्टिकल जो कि वेव को प्रोड्यूस कर रहा है वो तो पीछे रह जाता है। ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वेव जो है वो पार्टिकल के साथ में प्रोड्यूस हो रही है। तो उस कंडीशन में जो ये थ्योरी थी तरंग पैकेट का निर्धारण था उस आधार के ऊपर ये कहा गया कि जो एक पार्टिकल जो होता है जो गतिशील अवस्था में होता है वो अपने में से ओनली फॉर एक सिंगल वेव का कभी भी प्रोडक्शन या फिर उत्सर्जन नहीं करता है। उससे रिलेटेड ओनली फॉर एक सिंगल वेव नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है, बहुत ही अधिक तरंगे होती है, अवयवी तरंगों का एक समूह है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है। जिसके वजह से जो टोटल वेग जो होता है उस तरंगों का या फिर उस समूह का जो टोटल वेग जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंट होता है या उससे कम होता है। लेकिन उसने यह भी कहा गया कि जो तरंग पैकेट होता है उसके अंदर जो अवयवी तरंग है उनका वेग क्या हो सकता है, किसी तरंग का वेग अधिक हो सकता है, किसी तरंग का वेग कम होता है, किसी का अगर प्रकाश के वेग से अधिक है, किसी का प्रकाश से वेग से बहुत कम है। तो उस कंडीशन में वेव पैकेट जो होता है उसका वेग क्या होता है, इस प्रकार से निर्धारित होता है, इस प्रकार से रिलेटेड होता है कि उसका वेग जो होता है पूरे वेव पैकेट का वो क्या होता है, प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो ये प्रकाश का वेग अधिक का निर्धारण होता है एक वेव के लिए, उस आधार के ऊपर किसका निर्धारण किया गया या किसका फॉर्मेशन दिया गया, वेव पैकेट का फॉर्मेशन दिया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि एक वेव पैकेट जो होता है बहुत ही अधिक तरंगों के समूह से मिलकर बना हुआ होता है। अगर सभी वेग तरंगों का वेग समान है तो वेव पैकेट भी उसी वेलोसिटी से गति करेगा जिस वेलोसिटी से एक तरंग वेव गति कर रही है। लेकिन अगर मान लो किसी वेव की वेलोसिटी अधिक और किसी वेव की वेलोसिटी कम है तो उस कंडीशन के अंदर जो वेव पैकेट है वो क्या होगा, वो पूरे तरंग समूह के वेग के ऊपर डिपेंड करता है। तरंग समूह का जो वेग होगा, पूरे तरंग समूह का जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी उसी आधार के ऊपर क्या होगा, एक वेव पैकेट भी क्या करता है, गति करता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब हम जो पढ़ेंगे वो अलग अलग पढ़ेंगे, एक तो ग्रुप वेलोसिटी को पढ़ेंगे और दूसरी किसको पढ़ेंगे, फेज वेलोसिटी को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी तरंग जो होती है उसका फेज क्या होता है। आप लोगों को मालूम हो तो फेज को आप किस प्रकार से डिफाइन करते हो, ये इन दोनों तरंगों के बीच में जो अंतर होता है इसी को आप क्या बोलते हो, फेज बोलते हो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आप इसके अंदर दोनों टॉपिक पढ़ोगे, ये तो कौन सी, ग्रुप वेलोसिटी, और दूसरी जो पढ़ोगे आप वो कौन सी है, फेज वेलोसिटी, जिसको आप हिंदी में समूह वेग या कला वेग कहते हो। ये दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों ही के लिए जो हमेशा फेज जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। अगर दोनों तरंगे 90 डिग्री के अंतर से स्टार्ट हो रही है तो उन दोनों के बीच में हमेशा कला का अंतर 90 ही रहेगा। अगर दो वेव्स अगर एक साथ में स्टार्ट हो रही है एक निश्चित बिंदु से, इस बिंदु से स्टार्ट हो रही है तो इनके बीच में हमेशा कला का अंतर जो है या फेज का डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा। ये इसके अंदर कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है किसी भी वेव पैकेट के लिए अगर हम ग्रुप वेलोसिटी पढ़े या फिर फेज वेलोसिटी पढ़े, दोनों के लिए हमेशा क्या होता है, फेज का मान कांस्टेंट रहता है या कला हमेशा नियत रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दोनों ही वेव के लिए हमेशा क्या रहेगी, फेज जो है वो हमेशा क्या होती है,
कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कला वेग। अब यहाँ पे कला वेग जो क्या है, वो कोई भी अगर हम तरंग पैकेट या वेव पैकेट लेते हैं तो उस वेव पैकेट के अंदर वो क्या है, बहुत सारी तरंगों से मिलकर बना हुआ होता है या बहुत सारी तरंगों का एक समूह होता है, उसी को हम वेव पैकेट बोलते हैं। तो जो ये कला वेग जो होता है या फिर फेज वेलोसिटी जो होती है, उस वेव पैकेट के अंदर जो एक सिंगल वेव होती है या फिर एक कोई भी एक अवयवी तरंग हम ले लें, क्योंकि एलिमेंटल वेव किस प्रकार से हम कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कण से उत्सर्जित हुई है, तो उस कण से उत्सर्जित बहुत सारे एलिमेंटली वेव्स जो होती है उनका समूह जो है वो क्या कहलाता है, वेव पैकेट कहलाता है। तो इस फेज वेलोसिटी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई भी वेव पैकेट है तो उसमें एक सिंगल एलिमेंट वेव जो होती है उसका जो वेग होता है, उसी वेग को हम कौन सा वेग बोलते हैं, कला वेग कहते हैं। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कि ये एक वेव पैकेट है, ये क्या है, बहुत सारी अलग अलग तरंगों से मिलके बना हुआ होता है, या फिर इसमें क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग तरंगे एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे करके बहुत सारी तरंगे क्या होती है, एक दूसरे से अध्यारोपित होती है या एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सुपर पोजिशन जो होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलता है, एक तरंग पैकेट मिलता है, जिसके अंदर कहीं पर तो वेव का तरंग दैर्ध्य अधिक, कहीं पे वेव का तरंग दैर्ध्य कम, कहीं पे वेलोसिटी अधिक, कहीं पे वेलोसिटी कम होती है। लेकिन उन सब पूरे सभी का वेग मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इस वेव पैकेट, ये जो पूरा का पूरा वेव पैकेट है, इसकी वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर फेज वेलोसिटी के अंदर कहा जाता है कि एक तरंग वेग पैकेट या एक वेव पैकेट के अंदर एक सिंगल तरंग का जो वेग होता है या एक अवयवी तरंग का जो वेग होता है, उसी को क्या बोला जाता है, कला वेग बोला जाता है। तो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो तरंग पैकेट है, तरंग पैकेट में अवयवी या एलिमेंट्री वेवों तरंगों के वेग को क्या बोलते हैं, वेग को कला वेग कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे वीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसके द्वारा, वीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये, कोई भी वेव है तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में, इस तरीके से, अगर मान लो कि कोई भी वेव है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रही है या फिर एक्स दिशा में गति कर रही है, और उसकी गति के दौरान जो तरंग हमने उत्सर्जित की है किसी पार्टिकल से, वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तथा उसकी अगर फ्रीक्वेंसी म्यू तथा अगर उसका वेवलेंथ लैम्बडा हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि ये तरंग एक कैसी है, सरल आवर्त या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, तो उस कंडीशन में इस वेव का जो इक्वेशन है या तरंग समीकरण है वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो कि कोई भी क्या है, माना कि एक्स दिशा में संचरित, एक्स दिशा में संचरित म्यू आवर्ती, एक्स दिशा में संचरित म्यू आवर्ती तथा लैम्बडा तरंग दैर्ध्य तथा लैम्बडा तरंग दैर्ध्य की, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य की सरल आवर्त की सरल आवर्त तरंग की समीकरण जो होती है वो क्या होती है, तरंग की समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उस तरंग की समीकरण जो है वो किस रूप में, y बराबर a ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में लिखी जाती है। ठीक है ना, इसको किसके रूप में, y बराबर a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
एक सरल आवर्त गति के रूप में अगर हम क्या करें, या सरल आवर्त तरंग के रूप में अगर इक्वेशन को प्रदर्शित करना चाहे तो वो हम किसके रूप में लिख सकते हैं, y बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप लोगों को मालूम हो तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, साइन आयोटा साइन ऑफ कॉस के रूप में हम उसको लिखते हैं। तो इस वजह से भी ये जो वेव है या फिर ये तरंग समीकरण जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव की समीकरण को प्रदर्शित करती है। और मैंने आप लोगों को अभी ये पहले भी बता दिया था कि कोई भी अगर वेव पैकेट है या फिर अगर हम कोई भी गतिमान कण है उससे उत्सर्जित होने वाली तरंग जो होती है उनके लिए हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनका जो वेव का जो फेज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कला जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि कोई भी वेव जो होती है उसके लिए क्या है, कला का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अवयवी तरंगें जो होती है उनके लिए क्या होता है, अवयवी तरंगों के लिए, अवयवी तरंगों के लिए तरंगों के लिए कला हमेशा क्या रहती है, कला हमेशा नियत रहती है जिस बिंदु से उनका वेग रिलेटेड होता है। या फिर आप ये कह सकते हो अगर हम उनका क्या निकालना चाहे, तरंग का वेग निकलना चाहिए या तरंग के वेग के बीच में संबंध याद करना चाहे तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि उस वेव के लिए हमेशा क्या है, कला कांस्टेंट रहती है। मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ही क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक सरल आवर्त तरंग के लिए किसको प्रदर्शित कर रहा है, फेज को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस ओमेगा टी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट प्लस ओमेगा टी अपॉन के। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट के अंदर हम के का डिवीजन करेंगे तो भी कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिखा है, इस वजह से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमें वेलोसिटी किसकी याद करनी है, फेज वेलोसिटी याद करनी है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर कोई भी सरल आवर्त तरंग है या फिर सिंपल हार्मोनिक वेव है, अगर वो टाइम के साथ में अपनी पोजिशन को चेंज करती है तो उस कंडीशन में हम अगर इस इक्वेशन का अगर टी के सापेक्ष क्या कर ले, अवकलन कर ले, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dx अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस ओमेगा अपॉन के डी बाई डी टी इंटू टी। ठीक है, यहां से जो ये इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी, v ऑफ p बराबर dx बाई dt बराबर ओमेगा अपॉन के। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो आपका रिलेशन निकला है या फिर ये जो समीकरण निकला है ये किसको प्रदर्शित करता है, एक फेज की वेलोसिटी या फिर एक सिंगल वेव की वेलोसिटी जो होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इस समीकरण vp बराबर dx बाई dt बराबर ओमेगा अपॉन के से, जहां पे ओमेगा क्या होती है, उस तरंग की कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती से क्या मतलब है, कोणीय आवर्ती या फिर आप ये कह सकते हो ओमेगा जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, ओमेगा को आप एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हो। ठीक है ना, कि वो अपने वेव या फिर जो वो अपना मोशन है उसके दौरान उसके अंदर जो है वो ओसिलेशन कितने हो रहे हैं, समय के साथ में ओसिलेशन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो ओमेगा से प्रदर्शित किया जाएगा। के जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, तरंग संचरण की दिशा, वो किस दिशा के अंदर संचरण कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, के द्वारा। तो के को क्या बोला जाता है, तरंग संचरण नियतांक, या फिर इसको क्या बोला जाता है, वेव कांस्टेंट भी कहा जाता है। और के का मान जो होता है वो क्या होता है, के बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा, जो ये कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी वेव की तरंग दैर्ध्य या फिर वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है ना।
अब जो हमें पढ़ना है, हाँ फर्स्ट ईयर की बुक में हो सकता है, परंतु उस समय आपके सिलेबस में नहीं होगा। सिलेबस में इसी में है, क्वांटम वाली मैकेनिक्स में है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसको दिया होगा, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देख भी सकते हो, या फिर आपके वो जो एक ऑसिलेशन, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक यूनिट है वेव एंड ऑसिलेशन, उस वेव एंड ऑसिलेशन वाली यूनिट में भी ये टॉपिक दिया हुआ हो सकता है, उसमें भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन सेकंड ईयर की जो क्वांटम की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, उसमें ढूंढोगे तो ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ग्रुप वेलोसिटी का जो हमने सॉरी वेव वेलो फेज वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या मिला, वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के, ये क्या है, एक फेज वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें किसका भी फॉर्मूला ज्ञात करना है, ग्रुप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला में ज्ञात करना है। तो अगला टॉपिक जो है वो आपके इसके अंदर क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से एक फेज वेलोसिटी जो होती है वो एक सिंगल वेव के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसी प्रकार से एक ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक तरंग पैकेट या फिर एक वेव पैकेट से रिलेटेड होती है। तो जो एक वेव पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है, तरंगों का एक समूह होता है। तो तरंगों का जो समूह होता है या फिर जो ये वेव पैकेट एक तरंगों के समूह से मिलकर बना हुआ है, इसी वेव पैकेट की जो वेलोसिटी जो होती है उसी वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोला जाता है, ग्रुप वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लो कि ये एक वेव पैकेट है जिसके अंदर अलग अलग तरंगों के अध्यारोपण से क्या है, हमें अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स है उसके फॉर्मेशन से ये एक वेव पैकेट मिला है। इसकी जो वेलोसिटी होगी या ये जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, ग्रुप वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समूह में संचरित तरंगों के आपस में तरंगों के परस्पर आपस में अध्यारोपण से परस्पर आपस में अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट के वेग को तरंग पैकेट के वेग या वह जिस वेग से आगे बढ़ता है, वो जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे क्या बोला जाता है, समूह वेग, उसे समूह वेग कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे वीजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे वीजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पे वीजी बराबर क्या निकाला जाता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के रूप में भी लिखा जाता है। अब ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा की कैसे आया वो भी हम इसी के अंदर निकालेंगे अभी, कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा की को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो कि ग्रुप वेलोसिटी है तो वो एक सिंगल वेव के कारण तो है नहीं, वो एक या एक से अधिक वेगों के एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें अगर हम क्या मान ले कि अगर कोई भी एक ऐसी दो वेव ले जिनकी वेलोसिटी क्या है, या फिर जिनकी वेलोसिटी डिफरेंस है, कौन सी, कोणीय वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंस हो, या फिर उनका जो वेव कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट हो, परंतु अगर उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो उस कंडीशन में इक्वल एम्पलीट्यूड वाली दो वेव्स का अगर हम क्या करें, अध्यारोपण करेंगे, तो उस कंडीशन में उनके अध्यारोपण से हम जो एक रिजल्टेंट वेव मिलती है या फिर एक जो समूह मिलता है वेव का, उस समूह का अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे या उस समूह के पोजीशन के अंदर टाइम के साथ में जो परिवर्तन होता है उसको अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी के बारे में भी हमें पता चल जाएगा।
अब देखिए इसके अंदर माना कि ये इसका डेरिवेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे 3.5 नंबर के, तो आपको ये डेरिवेशन जो इसके अंदर 3.5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तरंग पैकेट किसे कहते हैं तथा इसका निर्धारण, इसके अंदर जो 2 प्रकार की वेलोसिटी होती है उसके फॉर्मूले का उत्पन्न कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला डेरिवेशन जो कल से अभी तक हम कर रहे हैं वो वाला करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माना कि 2 समान आयाम, समान आयाम से मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, जैसे कि ये वाला एम्पलीट्यूड है, एक वेव मान लो कि ये है, फर्स्ट वेव ये है, और सेकंड वेव अगर मान लो कि इस प्रकार से इसी के अंदर हो, तो अगर इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाए, इक्वल एम्पलीट्यूड, परंतु इनका कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 हो, तथा जो वेव कांस्टेंट है k1 तथा k2 है, तो इस कंडीशन में अगर हम इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन करते हैं, इन दोनों को अध्यारोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के समूहन से जो एक हमें वेव पैकेट मिलेगा, एक ग्रुप वेव मिलेगी, उसकी वेलोसिटी हम ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वेव पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी के बारे में अंदाजा चल जाएगा कि हम किसी भी 2 या 2 से अधिक या बहुत सारी वेवों का समूह मिल जाए, उस समूह का भी हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से माना कि 2 समान आयाम तथा 2 समान आयाम तथा भिन्न आवर्तियों वह तरंग दैर्ध्य की तरंगे परस्पर क्या होती है, परस्पर अध्यारोपित होती है, परस्पर अध्यारोपित होती है। अब यहाँ पे अध्यारोपण से क्या मतलब है, एक तरफ दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी, या एक तरफ दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, सुपरपोजिस्ट हो जाती है, या फिर एक के ऊपर दूसरी आ जाती है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक वेव मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेव बोलेंगे, या फिर उसको हम वेव पैकेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, अगर वो परस्पर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर यदि इन तरंगों का या तरंगों की कोणीय आवर्ती क्या है, इन तरंगों की कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 ओमेगा 2 व तरंग संचरण नियतांक क्या हो जाए, k1 एंड k2 है, तो इन सरल आवर्त तरंग के समीकरण क्या हो सकते हैं। आपने जो सरल आवर्त तरंगे पढ़ी थी, जो 12th में भी पढ़ी हुई है, 11th में भी पढ़ी हुई है, उसमें इक्वेशन को आप या तो एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखते हो या फिर साइन या कॉस के फॉर्मेट में लिखते हो। तो यहाँ पे उन तरंगों को अगर हम साइन थीटा या साइन y बराबर a ऑफ साइन ओमेगा t प्लस के एक्स के रूप में लिखना चाहे, तो वो उस फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं उन तरंगों को। तो यहाँ से जो ये 2 तरंगों की समीकरण मिलेगी वो क्या होगी, y1 बराबर a साइन ओमेगा 1 t माइनस के k1x, y2 बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 2 t माइनस के k2x। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगी, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। मतलब अध्यारोपण में इन दोनों तरंगे क्या हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो उस कंडीशन में तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या कह सकते हैं, y बराबर रिजल्टेंट वेव जो होगी वो क्या होगी, y1 प्लस y2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से y1 और y2 का मान रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, एक कोष्ट में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा 1 t माइनस के k1x प्लस साइन ओमेगा 2 t माइनस के k2x। ठीक है,
और साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, 2 ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले का किसके अंदर यूज करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखिए इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगी, y बराबर 2a, 2 को बाहर ले लीजिए, साइन c प्लस डी, अगर दोनों को जोड़े तो उस कंडीशन में एक क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t बाई 2 माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 ऑफ x प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कॉस ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 t अपॉन 2 माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2x। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, c प्लस डी, c क्या है ओमेगा 1 t माइनस के k1x और d क्या है k2 ओमेगा 2 t माइनस के k2x। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में ये दो इक्वेशन मिलती है। ठीक है, जब ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन के अंदर अगर हम डेल्टा के बराबर क्या रख दे, k1 माइनस के k2 और डेल्टा ओमेगा बराबर क्या रख दे, ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2, जो कि इन दोनों के अंतर को बताएगा। और इन दोनों तरंगों की जो एवरेज वैल्यू हम निकल ली है, जो इन दोनों तरंगों का जो कोणीय आवर्ती तथा किसको तरंग नियतांक को जोड़ते हैं और उनका एवरेज अगर हम ओमेगा बराबर क्या लिख दे, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस अपॉन 2 को हम क्या लिख दे, ओमेगा के रूप में, तथा के को हम क्या लिख दे, दोनों तरंगों के तरंग संचरण नियतांक के एवरेज के रूप में लिखे। तो ये इक्वेशन जो है वो वापस किस फॉर्मेट में आ जाएगी, ये इक्वेशन वापस इस फॉर्मेट में आ जाएगी, y बराबर 2 ऑफ a साइन साइन ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस के डेल्टा के अपॉन 2 एक्स के रूप में ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, अभी इक्वेशन जो ये वाली आपको इक्वेशन मिली है, ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये इक्वेशन आप लोगों के जो दो तरंगे हमने ली थी, एक तो y1 तरंग और एक दूसरी कौन सी y2, जो दो वेव लिए, उन दोनों का जो सुपरपोजिशन फॉर्मेट है वो किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक सिंगल वेव जो होती है उसका फेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर सिंगल वेव का फेज कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेव पैकेट जो होता है उसका भी फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। उसी से हमें क्या मिलेगा, किसी भी तरंग जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, कौन सी, जो ये अध्यारोपित तरंग पढ़ रहे हो, उसके ग्रुप वेलोसिटी के बारे में हमें पता चलेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव पैकेट मिला है उसकी वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। तो आपने क्या पढ़ा था, अवयवी तरंग की तरंगों का फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में आपने जो इक्वेशन निकाली थी ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या था, कांस्टेंट। तो यहां से x बराबर क्या था, कांस्टेंट प्लस ओमेगा टी अपॉन के, और यहां से जो v ऑफ p बराबर dx अपॉन dt जो है वो किसके बराबर आया था, ओमेगा अपॉन के बराबर आया था। तो जैसे अवयवी तरंगों का फेज कांस्टेंट है, किस जगह पे, कहां पे ले लो अपॉन में 2, कहां पे, आप कहां पे पूछना चाहते हो, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, तरंग पैकेट के लिए भी फेज कांस्टेंट रहती है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 का यूज अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं और नहीं रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस के डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां से आप क्या करो, 2 को बाहर लेके उधर की तरफ भेज दो, कांस्टेंट वाली टर्म की तरफ भेज दो। किसकी तरफ, इस कांस्टेंट की तरफ भेज दो। तो कांस्टेंट से अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा
तो भी हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, कांस्टेंट ही प्राप्त होगी। इस वजह से इसका इस इक्वेशन के अंदर जो ये हमने 2 लिया उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस के डेल्टा के इंटू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ से डेल्टा, यहाँ पे के बराबर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इंटू टी। टाइम के सापेक्ष वेव की जो वेलोसिटी या स्थिति में जो चेंज होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर क्या लिखा जाता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर मान लो कि दोनों तरंग के अंदर जो ये चेंजिंग है या फिर ये जो डेल्टा के जो है इसमें चेंज क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में डेल्टा जो किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल डेल्टा में चेंज हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर चेंज क्या हो किसी भी, अब जैसे कि देखिए पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज बहुत कम हो या फिर तरंग संचरण नियतांक या वेव कांस्टेंट के अंदर चेंज बहुत ही कम हो, तो उस कंडीशन में ये कैपिटल वाला डेल्टा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल वाले डेल्टा में चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर आप मान लो कि लिमिट ऐसे लगा रहे हो, लिमिट ऑफ डेल्टा के टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, तो उस कंडीशन में जो वीजी है वो क्या लिखा जाता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल ऑफ के। ये क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है ना।